हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहे, तो उस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और स्टूडेंट जल्दी से जल्दी कॉपी और पेन भी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जिन प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे उन प्रश्नों के आंसर्स आप भी नोट डाउन करते जाएं और वीडियो के लास्ट में देखें कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आंत्र पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती हैं? ए ग्रंथि उपकला, बी घनाकार उपकला, सी स्तंभाकार उपकला या डी स्तरित शल्की उपकला। तो इन चारों ऑप्शन में से आप अपना सही आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी स्तंभाकार उपकला। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि आंतों की स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं स्टूडेंट्स पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम। कि भारी भार जैसे कि भारी धातुओं, स्टील की धरनी, स्क्रैप, लोहे की वस्तुओं की लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबक निम्न कहलाता है। तो उस चुंबक को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो भैया हमें देखना है, यहाँ चार ऑप्शन है। ए विद्युत चुंबक, बी प्रतिचुंबक, सी स्थायी चुंबक और डी अनुचुंबक। तो सही ऑप्शन आप नोट डाउन कर लें जल्दी से। अब हम आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर है ए विद्युत चुंबक। स्टूडेंट्स लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। अब ये विद्युत चुंबक बनाए किस तरीके से जाते हैं या विद्युत चुंबक किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स, उसे विद्युत चुंबक कहा जाता है स्टूडेंट्स। याद रखें, ठीक है, कि विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहा जाता है। याद रखें, उसे विद्युत चुंबक कहा जाता है या कहते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर लोहे को चुंबकित किया जाता है। यानी इस तरीके से क्या किया जाता है, जो लोहा होता है उसको चुंबकित किया जाता है। तो जो लोहा है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? विद्युत चुंबक कहलाता है। और ऐसा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ऐसा संभव हो पाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। कि लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। कि लाल रक्त कणिकाओं के लिए हम दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, बी ल्यूकोसाइट, सी कॉन्ड्रोसाइट और डी ऑस्टियोसाइट। इनमें से कौन सा जो दूसरा शब्द है जो लाल रक्त कणिकाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से अपना आंसर नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम आंसर देखेंगे। और इसका सही आंसर है ए एरिथ्रोसाइट। तो स्टूडेंट्स लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं स्टूडेंट्स, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। उनको याद रखें स्टूडेंट्स, उनको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनको याद रखें आप स्टूडेंट्स, उनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और जो आपके लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम। कि प्रकार जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो हमें देखना है इसके चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। कि जिस पर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका प्रभाव नहीं होता, मतलब उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। किस चीज़ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, या वो कौन सी चीज़ है जो एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है अंडाशयों से अंडों का निर्मुक्त होना, बी शुक्राणुओं का निर्माण, सी स्तनों का विकास और डी मासिक चक्र। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर आप नोट डाउन करें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम आंसर देखेंगे और आंसर को ज़रूर मैच करते जाएं क्या आंसर सही है या नहीं है।
तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, शुक्राणुओं का निर्माण। तो याद रखें, प्रकार जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता वो है स्टूडेंट्स शुक्राणुओं का निर्माण। क्योंकि जो एस्ट्रोजन है स्टूडेंट्स, ये एस्ट्रोजन क्या है, ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक महिला जनन हार्मोन है, ये महिला जनन हार्मोन है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब तो ये जो हार्मोन है स्टूडेंट्स, ये हार्मोन क्या नहीं करता है, ये हार्मोन शुक्राणुओं का निर्माण नहीं करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखें, क्योंकि ये क्या है, ये मादा जनन हार्मोन है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम, कि अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जाता है, मतलब किसके द्वारा इन चीज़ों को हटाया जाता है। तो हमें देखना है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर नोट डाउन करना है, टिक करना है। तो ए ऑप्शन है बार स्क्रीन के द्वारा हटाया जाता है, बी निस्पंदन के द्वारा हटाया जाता है, सी बातान के द्वारा हटाया जाता है, या डी क्लोरीनन के द्वारा इसको हटाया जाता है। तो सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। अब हम आंसर देखने वाले, इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बार स्क्रीन। तो याद रखें कि अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को बार स्क्रीन के द्वारा स्टूडेंट्स हटाया जाता है। याद रखें, बार स्क्रीन इसका सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम, कि एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, इसका कारण यह है। तो इसका कारण जानना है हमें, कि जो जलती हुई मोमबत्ती होती है वो बुझ क्यों जाती है जब हम उसके ऊपर एक उल्टा गिलास रख देते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हमें पढ़ना है ध्यान से, इसका सही आंसर नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स। ए प्रज्वलन ताप का कम होना, बी मोमबत्ती में मोम की अनुपलब्धता, सी कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपलब्धता, और डी ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। तो इसका सही आंसर अब हम देखते हैं क्या है सही आंसर, आप भी मैच करें इसका आंसर। इसका सही आंसर है डी, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः देखा जाए तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो जाता है स्टूडेंट, जो मोमबत्ती होती है वो बुझ जाती है। तो याद रखें इस चीज़ को। अब ऑक्सीजन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, कि जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को स्टूडेंट्स प्राणवायु भी कहा जाता है, इसको प्राणवायु भी बोला जाता है। याद रखें, ऑक्सीजन क्या है स्टूडेंट्स, प्राणवायु भी कहा जाता है। और ये स्टूडेंट्स रंगहीन होती है, रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है, ये स्टूडेंट्स स्वादहीन होती है। और ये कैसी होती है स्टूडेंट्स, और इसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती स्टूडेंट्स, ये गंधहीन भी होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं पाई जाती है स्टूडेंट्स, गंध नहीं आती इससे। तो ये चीज़ याद रखें। अब इसकी खोज का जो श्रेय जाता है स्टूडेंट्स, वो 2 वैज्ञानिक हैं, एक हैं प्रिस्टले और दूसरे हैं शीले। ये 2 वैज्ञानिक हैं जिनको ऑक्सीजन की खोज का श्रेय जाता है। इन दोनों वैज्ञानिक को आप याद कर लें, प्रिस्टले और शीले, ठीक है। जो अगले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मैं बताने जा रहा हूँ, एंटोनी लेवोइजियर, इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, एंटोनी लेवोइजियर ने इस गैस के गुणों का वर्णन किया है स्टूडेंट्स, याद रखें। और इसका जो नाम दिया है वो ऑक्सीजन रखा है, किन्होंने स्टूडेंट्स, लेवोइजियर ने। याद रखें, एंटोनी लेवोइजियर ने इस गैस के गुणों का वर्णन किया है, साथ ही साथ इसका नाम ऑक्सीजन रखा है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसका जो मतलब होता है वो होता है स्टूडेंट्स अम्ल उत्पादक। ऑक्सीजन का जो मतलब होता है वो होता है अम्ल उत्पादक, ठीक है। याद रखें, ये छोटी चीज़ें जो थी, मामूली चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर उसे मिलाया, नमक गायब हो गया, इसमें होने वाले परिवर्तन के प्रकार की पहचान करें। तो स्टूडेंट्स हमें देखना है इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है इस क्रियाकलाप में। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, ए जैविक परिवर्तन है क्या ये, बी भौतिक परिवर्तन है,
सी रासायनिक परिवर्तन है, या डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सही ऑप्शन आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर अब हम देखते हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी भौतिक परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स सोनम ने एक गिलास पानी में जब एक बड़ा चम्मच नमक का डाला और उसको मिलाया, तो मिलाने के बाद जो नमक गायब हो गया, तो स्टूडेंट्स ये जो होने वाला जो क्रियाकलाप है स्टूडेंट्स, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। स्टूडेंट्स भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जो रहता है वो अपने मूल रूप में आ सकता है। तो यहाँ पर जो नमक का गायब होना है स्टूडेंट्स, वो क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक। क्योंकि अपघटक के बारे में मैं पिछली जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उनमें मैंने इसकी जानकारी दी, अपघटक क्या होते हैं। तो आज हम सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें अपघटक क्या कार्य करते हैं। तो उनका कार्य यहाँ पर हमें देखना है कि सही कार्य कौन सा है। ए, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं। बी, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में रूपांतरित करते हैं। सी, कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में परिवर्तित करते हैं। और डी, कार्बनिक यौगिकों का भंजन नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स सही आंसर नोट डाउन कर लें आप जल्दी से, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं इसका सही आंसर क्या है, और आंसर को ज़रूर मैच करें स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी, जो पारिस्थितिक तंत्र के जो अपघटक होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अपघटक के तौर पर हम बैक्टीरिया को भी हम जानते हैं, जीवाणु जो है वो अपघटक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम कि आर्थ्रोपोडा का अर्थ है, इसमें से हमें देखना है कि आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या होता है आर्थ्रोपोडा का। ए, लंबे स्पर्शक। बी, संधित पैर। सी, संधित शरीर। और डी, खंडित शरीर। तो सही ऑप्शन आप नोट डाउन कर लें। अगले हम आंसर देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, संधित पैर। तो आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है संधित पैर, यानी कि संयुक्त उपांग या जॉइंट फुट भी हम कह सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स ये जो आर्थ्रोपोडा होता है स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोडा जो संघ की बात की जा रही है यहाँ पर, जो आर्थ्रोपोडा संघ है, ये स्टूडेंट्स इस शब्द का जो प्रयोग है, इस शब्द का आर्थ्रोपोडा जो शब्द है, इस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वान सीबोल्ड ने आर्थ्रोपोडा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स संयुक्त उपांग, या जिसे अंग्रेजी में स्टूडेंट्स जॉइंट फुट बोला जाता है, ठीक है। इसे आप याद रखें, इसको जॉइंट फुट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये जो जंतु जगत का देखा जाए तो ये जो आर्थ्रोपोडा जो संघ है, ये जंतु जगत का देखा जाए तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है स्टूडेंट्स। ये सबसे बड़ा संघ कहलाता है जंतु जगत का, ये सबसे बड़ा संघ है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा संघ है ये। कौन स्टूडेंट्स? ये आर्थ्रोपोडा, याद रखें इस चीज़ को आप। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इस कुल के अगर जीव की अगर हम बात करें कौन कौन आते हैं, कुछ ही खास जीवों के नाम बता रहा हूँ। जैसे झींगा आता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, झींगा है, केकड़ा है, ठीक है, केकड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, ये कुछ जीव आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। अब कुछ आर्थ्रोपोडा की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता देता हूँ, कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं जो जीव। पहली अगर हम बात करें, जो झींगा है, झींगा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। तो ये जो झींगा होता है ये जलवासी होता है, ये जल में रहने वाला जंतु है, ठीक है। और इसका उपयोग जो किया जाता है वो खाने में किया जाता है, इसका उपयोग स्टूडेंट्स खाने में किया जाता है, ठीक है। जो झींगा मछली है इसका उपयोग खाने में किया जाता है। साथ ही साथ अगला जैसे कि केकड़ा है, केकड़े की भी अगर हम बात करें तो केकड़ा भी स्टूडेंट्स किस में पाया जाता है? जल में रहता है, जल का जंतु है ये भी आपका, ठीक है, जलीय जंतु है ये।
और इसका भी उपयोग मनुष्यों द्वारा इसका भोजन के रूप में किया जाता है। इसको जो मनुष्य होते हैं वो भोजन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, टिड्डा की अगर हम बात करें, टिड्डा भी इस संघ के अंतर्गत आता है। टिड्डा टिड्डा क्या एक प्रकार का कीट है स्टूडेंट्स, और ये जो टिड्डा होता है ये स्टूडेंट ये फसल नाशक जीव है। ये फसल को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स याद रखें ये टिड्डा। ठीक है, अगला एक और मैं बता दूं, जैसे बिच्छू है आपका, बिच्छू बिच्छू भी स्टूडेंट्स क्या है, इसी संघ के अंतर्गत आने वाला एक जीव है। ये स्थलचर जंतु है, ये स्थल पर पाया जाता है। ये स्थलीय जंतु है। ठीक है, ये स्थलीय जंतु है ये। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है स्टूडेंट, विष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती है स्टूडेंट, बिच्छू में विष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। विष ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती हैं, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, अगला मैं एक जीव का नाम बता रहा हूँ, पेरीपेटस। इसको याद रखें, पेरीपेटस। ये जो पेरीपेटस होता है ये जीव, ये एनेलिडा 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 और आर्थ्रोपोडा इन दोनों के बीच की संयोजी कड़ी कहलाते हैं ये। इसको पेरीपेटस को स्टूडेंट्स एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहा जाता है, या कनेक्टेड लिंक कहा जाता है, या योजक कड़ी कहा जाता है। याद रखें स्टूडेंट्स, पेरीपेटस को कभी क्वेश्चन बन करके आ जाए तो ज़रूर इसका आंसर आप पेरीपेटस टिक करें। और स्टूडेंट्स इस संघ का जो सबसे बड़ा वर्ग होता है स्टूडेंट्स, वो कीट वर्ग होता है। इस संघ का जो सबसे बड़ा वर्ग होता है वो होता है स्टूडेंट्स कीट वर्ग। याद रखें, जो भी खास चीज़ें थी वो मैंने आपको इस प्रश्न के थ्रू मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि वह हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है। तो ए ऑप्शन है इसका टेस्टोस्टेरोन, बी एड्रीनेलिन, सी थायरोक्सिन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आप नोट डाउन कर लें इसका सही आंसर स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है ए टेस्टोस्टेरोन। तो वह हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है, उस हार्मोन को स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। स्टूडेंट्स याद रखें। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।